दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है रेडियो उड़ान के प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर। दोस्तों इस प्रोग्राम में हम लेते हैं जायजा खबरों का जो जुड़ी है डिसेबिलिटी सेक्टर से। कम्युनिटी कलर्स इस प्रोग्राम को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे और रिपीट शनिवार दोपहर 4 बजे सुनते हैं। दोस्तों भारत में हम सभी के आसपास आजकल मौसम बदल रहा है, बारिश के दिन आने वाले हैं और आशा करते हैं कि आप इसके लिए तैयार हो रहे होंगे। भाई बाहर बारिश का मौसम हो, ठंडी हवाएं चल रही हो और आपके हाथ में अदरक वाली चाय का एक ग्लास भी हो, तो बस इस माहौल को पूरा करने के लिए चाहिए रेडियो उड़ान का म्यूजिक और रेडियो उड़ान का एंटरटेनमेंट। दोस्तों आपको बता दें कि आप रेडियो उड़ान को लाइव सुन सकते हैं www.radioudan.com पर। साथ ही साथ इसे लाइव सुनने के लिए कई लाइव वेबकास्ट स्ट्रीमिंग साइट्स पे भी आप जा सकते हैं और रेडियो उड़ान को लाइव सुनने का मजा ले सकते हैं। साथ ही साथ रेडियो उड़ान अवेलेबल है थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एलेक्सा, ट्यून इन और गूगल पर। और अगर आप चाहते हैं अपना मनपसंद शो सुनना अपने मनपसंद कन्वीनियंट टाइम पर, तो आप जरूर विजिट करें हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आपको मिलेगा आपका पसंदीदा शो। दोस्तों रेडियो उड़ान मनोरंजन से भरपूर, नॉलेज से भरपूर, टेक्नोलॉजी अपडेट से भरपूर कई कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते रहते हैं और जिसके अपडेट्स भी हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करते रहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सब हमें सोशल मीडिया के सभी चैनल्स के माध्यम से जरूर फॉलो कर रहे होंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन के द्वारा। और ये सभी मनोरंजक जरूरी जानकारी भी आप तक पहुंच रही होगी, जिसका लाभ आप जरूर उठा सकते हैं। बहरहाल दोस्तों अगर आज के कार्यक्रम की बात करें तो अब इस वक्त हो चला है वक्त हमारे प्रोग्राम को सही से शुरू करने का। सही मायने में इसे शुरू करने के लिए सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा OTT प्लेटफॉर्म्स पर एक्सेसिबिलिटी के लिए दिशा निर्देश जल्दी जारी करें। लेंगे वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस यानी कि ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी डे के पर्व पर किए गए कार्यक्रमों पर एक जायजा। रेलवे दिव्यांग यात्रियों के लिए किराए में दे रहा है भारी छूट। NCERT में शामिल हुई अनुभव की कविता माँ। बिहार के दिव्यांग ने दूरदृष्टिता से बनाई अलग पहचान। सफदरजंग अस्पताल में बच्चों के लिए नई डायलिसिस मशीनें। किडनी रोगों का इलाज अब और होगा बेहतर। यूपी में शिक्षा की नई पहल, अब दिव्यांग और सामान्य बच्चे एक साथ ही एक स्कूल में पढ़ेंगे। JNU में दिव्यांग छात्रों पर कुत्तों के बढ़ते हमलों पर मिला नोटिस। न तो वो आतंकवादी है न ही ड्रग माफिया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के साथ सुनेंगे पूजा खेड़कर केस पर एक अपडेट। गुजरात में विकलांग कोच में घुसपैठियों से भिड़ने के बाद शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति की हत्या, 2 गिरफ्तार। वी केयर फिल्मोत्सव में बताई गई विकलांगता और समावेशन की कहानी। अनुपम खेर ने कहा कि कांस में तन्वी द ग्रेट को प्यार मिला और गर्मजोशी से मिला स्वागत। टेक न्यूज में सुनेंगे गूगल क्रोम के बारे में। सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता के लिए AI वॉइस चैटबॉट किया विकसित। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों आज की पहली खबर दिल्ली हाईकोर्ट से सुनते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से दिव्यांगजनों के लिए ओवर द टॉप यानी कि OTT प्लेटफॉर्म्स में एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं को शामिल करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस सचिन दत्ता ने ये निर्देश OTT प्लेटफॉर्म्स पर दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं, ऑडियो विवरण, समान भाषा कैप्शनिंग और भारतीय सांकेतिक भाषा को शामिल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। दोस्तों कोर्ट 17 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई करेगी।
बहरहाल फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि फिल्म विक्की विद्या का वायरल वीडियो में एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं को शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। अन्य फिल्म्स आर्टिकल 370, द बकिंघम मर्डर्स, भूल भुलैया 3 और शैतान के लिए भी इसी तरह के कदम उठाए जाएंगे। नेटफ्लिक्स के वकील ने भी कोर्ट को बताया कि वो फिल्मों के निर्माताओं के साथ समन्वय करेगा और सुनिश्चित करेगा कि एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं को शामिल किया जाए। कोर्ट ने इस मुद्दे पर नेटफ्लिक्स को जवाब दाखिल करने को कहा है। अब नेटफ्लिक्स को 4 सप्ताह में जवाब देना होगा। कोर्ट ने फिल्म स्त्री 2 और औरों में कहाँ दम था को इन पार्टियों की सूची से हटाने के निर्देश दिए, क्योंकि निर्माताओं ने कहा था कि उन्होंने एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं को शामिल करने के निर्देशों का अनुपालन किया है। दोस्तों, अब सुनते हैं एक अपडेट ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी डे के उपलक्ष्य में किए गए कार्यक्रमों पर। 15 मई 2025 को वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस के अवसर पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, SBI फाउंडेशन और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड NAB दिल्ली के सहयोग से तथा दिव्यांगजन एसोसिएशन APD और मिशन एक्सेसिबिलिटी धनंजय संजोक्ता फाउंडेशन के समर्थन से हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि देहरादून में भी राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान की ओर से गुरुवार को वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया था। संस्थान के कौशल विकास एवं आर्थिक सशक्तिकरण विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधियों ने ऑनलाइन माध्यम से सहभागिता की और सुगमता, समावेशन एवं सहायक तकनीकों से संबंधित विविध विषयों पर अपने विचार एवं जानकारियां साझा की। दोस्तों, खबर सुनते हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से। यहाँ पर बच्चों के लिए 2 नई हीमोडायलिसिस मशीनों का उद्घाटन किया गया। इससे किडनी रोग से जूझ रहे बच्चों को अब बेहतर इलाज और समय पर डायलिसिस की सुविधा मिल सकेगी। दोस्तों, अस्पताल में बच्चों के किडनी रोगों के इलाज में मजबूती मिल रही है और अब बच्चों को डायलिसिस करवाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल के बाल चिकित्सा नेफ्रोलॉजी विभाग ने 16 मई 2025 को 2 अत्याधुनिक हीमोडायलिसिस मशीनों का उद्घाटन किया है। ये मशीनें एक निजी संस्था के CSR के जरिए आधारशिला रीनल केयर प्रोजेक्ट के तहत लाई गई हैं, जो कि बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं रेलवे की तरफ से। रेलवे दिव्यांग यात्रियों के लिए किराए में 25 से 75% की विशेष छूट दे रहा है। भोपाल मंडल द्वारा नवंबर 2023 से अब तक कुल 1315 दिव्यांग यात्री रियायत कार्ड हासिल कर चुके हैं। ये पहल दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ने तथा उन्हें रेल यात्रा में अधिक सुविधा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भोपाल मंडल दिव्यांग सेल की प्रभारी डॉक्टर ज्योति तिवारी के अनुसार रेलवे द्वारा दिव्यांग यात्रियों को 25% से लेकर 75% तक किराए में छूट प्रदान की जा रही है। ये छूट विशेष रूप से दृष्टिहीन, मानसिक रूप से अस्वस्थ, श्रवण एवं वाणी बाधित तथा ऑर्थोपीडिकली हैंडीकैप्ड यात्रियों के लिए लागू है। पहले इन चारों श्रेणियों के लिए रेलवे रियायत प्रमाण पत्र हेतु ही एक प्रारूप या फॉर्म का उपयोग होता था, परंतु 2025 से रेलवे ने दृष्टिहीन यात्रियों के लिए अलग प्रारूप यानी एनेक्स्चर 1 तथा मानसिक रूप से अस्वस्थ, श्रवण एवं वाणी बाधित तथा ऑर्थोपीडिकली हैंडीकैप्ड यात्रियों के लिए अलग प्रारूप एनेक्स्चर 2 जारी किया है। दृष्टिहीनता की 90% या उससे अधिक स्तर पर भी रियायत का प्रावधान किया गया है, जो दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत है। खास बात यह भी है कि यदि दिव्यांग यात्री के साथ एक सहयोगी यात्रा करता है तो उसे भी समान रियायत मिल सकती है। जारी किए गए रियायत कार्ड की जानकारी रेलवे के सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दी जाती है, जिससे कि टिकट बुकिंग के समय ही कार्ड की फोटोकॉपी प्रस्तुत कर आसानी से छूट का लाभ लिया जा सकता है। ये सुविधा ई-टिकट बुकिंग पर भी उपलब्ध है। दोस्तों, खबर सुनते हैं यूपी से। अब दिव्यांग और सामान्य बच्चे एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ेंगे।
उत्तर प्रदेश में अब सभी बच्चे एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश में समावेशी शिक्षा प्रणाली को तेजी से बढ़ावा दिया है, जिसका मकसद ये है कि हर बच्चे को बराबरी का अधिकार मिल पाए, सम्मान मिले, चाहे वो शारीरिक रूप से अक्षम हो या ना हो। अब तक दिव्यांग बच्चों के लिए अलग स्कूल बनाए जाते थे, लेकिन इस नई पहल के तहत सामान्य और दिव्यांग छात्र एक ही छत के नीचे एक साथ पढ़ सकेंगे। सरकार ने औरैया, लखनऊ, कन्नौज, प्रयागराज, आजमगढ़, बलिया और महाराजगंज में समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय शुरू किए हैं। इन स्कूलों में अब तक 325 बच्चों का नामांकन हो चुका है। योगी सरकार की ये योजना दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं जेएनयू से। एक छात्र की शिकायत पर अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आने वाले मुख्य आयुक्त की कोर्ट ने एक अधिकारी भेजा। दोस्तों, दरअसल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दिव्यांग छात्रों को कुत्तों के बढ़ते आतंक का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर दृष्टिबाधित छात्र कुत्तों के बढ़ते हमलों से ज्यादा परेशान हैं। इसको लेकर एक छात्र की शिकायत पर जेएनयू प्रशासन को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आने वाले मुख्य आयुक्त की कोर्ट से नोटिस मिला है। इसमें प्रशासन को जवाब देने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। शिकायतकर्ता जेएनयू छात्र राम सिंह ने बताया कि परिसर में कई दृष्टिबाधित छात्रों को कुत्तों के काट जाने के मामले सामने आए हैं। साथ ही दिव्यांगों के लिए परिसर में बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी अभाव है। इसको लेकर शिकायत दर्ज की गई है। इस पर जेएनयू को नोटिस जारी हुआ है। दोस्तों, दिव्यांग छात्रों को जेएनयू में पेरियार, गोदावरी और कावेरी हॉस्टल्स आवंटित हैं, मगर इन हॉस्टल्स में रहने वाले दृष्टिबाधित छात्र कुत्तों को लेकर अधिक परेशान हैं। कम से कम 12 छात्रों पर कुत्तों के हमले का मेडिकल रिकॉर्ड है। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये जेएनयू, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक हैं। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब,
आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.390.org और साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगाते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हो। तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। Hello, welcome to iWay. Our new contact number is 8800004334. Please note that our toll-free number will be discontinued soon. Kindly reach out to us on a new number. iWay में आपका स्वागत है। अब से हमारा iWay का नया नंबर है 8800004334, यानी 8800004334। कुछ समय में हमारा टोल फ्री नंबर बंद हो जाएगा। कृपया हमारे नए नंबर पर ही संपर्क करें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब बारी है पूजा खेड़कर केस पर अपडेट लेने की। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS की पूर्व प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेड़कर को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी है। पूर्व प्रशिक्षु IAS अधिकारी पूजा खेड़कर पर UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2022 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर OBC और दिव्यांग कोटे का गलत लाभ उठाने का आरोप है। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने जमानत देते हुए खेड़कर को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है और कहा है कि उन्हें इस तरह से अपराधी की तरह न देखा जाए। पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने कौन सा गंभीर अपराध किया है, ना तो वो आतंकवादी है और न ही ड्रग माफिया। उन्होंने हत्या नहीं की, न ही NPDS कानून तोड़ा है। उनके खिलाफ जांच जरूर होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अब तक अपना सब कुछ खो दिया है। अब उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही। दिल्ली पुलिस ने इस जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया है और कहा है कि खेड़कर जांच में सहयोग नहीं कर रही। उन पर गंभीर आरोप है। पुलिस ने उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कराई है, जिसमें कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए परीक्षा में शामिल होने का मामला शामिल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी परिस्थितियों को देखते हुए ये मामला अग्रिम जमानत के योग्य है और दिल्ली हाईकोर्ट को उन्हें राहत देनी चाहिए थी। वहीं पूजा खेड़कर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। दोस्तों, खबर सुनते हैं मुजफ्फरपुर बिहार से। कभी अगर आप थक जाएं और कुछ न करने का हौसला हो, तब आप बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले अनुभव राज की कहानी जरूर पढ़िए। दरअसल अनुभव राज दिव्यांग है, आधा शरीर काम नहीं करता, लेकिन उन्होंने अपनी लगन और जुनून से कई किताबें लिखी हैं, जिसका परिणाम ये है कि आज उनकी लिखी कविताएं NCERT के पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं। अनुभव राज को बचपन से ही लिखना पढ़ना बहुत पसंद था। उन्होंने अपनी इस रुचि के कारण कविता और कहानियां लिखना शुरू किया। उन्होंने माँ पर एक कविता लिखी। ये कविता NCERT को इतनी पसंद आई है कि उसे कक्षा 2 के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।
इसके लिए अनुभव को एनसीईआरटी की तरफ से कविता सिलेक्ट करने का एक लेटर भी दिया गया। उनकी कविता माँ एनसीईआरटी की कक्षा दूसरी के सारंगी में 4 नंबर पेज पर छपी हुई है। इस कविता की लाइंस बेहद आसान भाषा में है। अनुभव ने एक और किताब लिखी है। किताब का नाम चिड़ियों का स्कूल है, जो कि काफी चर्चित है। मुजफ्फरपुर में रहकर ही अनुभव राज ने 2020 में मैट्रिक पास किया और फिर 2022 में इंटर पास करके वैशाली के एक कॉलेज से डीएलएड की पढ़ाई पूरी की। अब वो हिंदी विषय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं और भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं। दोस्तों, अब एक दिल दहला देने वाली खबर सुनते हैं अहमदाबाद से। जामनगर के पास ही एक 35 वर्षीय विकलांग व्यक्ति को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया, क्योंकि उसने 2 घुसपैठियों का सामना किया था, जो कि अवैध रूप से विकलांग यात्रियों के लिए आरक्षित कोच में घुस गए थे। पीड़ित की पहचान वडोदरा निवासी हितेश मिस्त्री के रूप में की गई है, जो कि मंगलवार रात को अपने एक विकलांग मित्र के साथ सौराष्ट्र एक्सप्रेस से पोरबंदर से घर लौट रहे थे। जामनगर रेलवे पुलिस के अनुसार ये झगड़ा पोरबंदर और जामनगर के बीच उस समय शुरू हुआ जब हाजी अयूब कचिया और सद्दाम कासम नामक 2 व्यक्ति विशेष रूप से निर्दिष्ट कोच में चढ़ गए। जब मिस्त्री ने उनकी मौजूदगी पर आपत्ति जताई तो तीखी बहस शुरू हो गई। ये टकराव जल्दी ही बढ़ गया, क्योंकि कथित तौर पर आरोपियों ने मिस्त्री पर हमला किया और कुछ ही देर बाद उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया, इससे पहले कि ट्रेन हापा स्टेशन पर पहुंचती। जब तक हिंसा भड़की तो मिस्त्री का दोस्त, जो एक विकलांग यात्री भी था, मदद मांगने के लिए जामनगर स्टेशन पर उतर गया। हालांकि ट्रेन के फिर से चलने से पहले ही पुलिस अधिकारी नहीं मिलने पर उसे दूसरे डिब्बे में चढ़ने पर मजबूर होना पड़ा। हापा पहुंचने पर वो वापस स्पेशल कोच में पहुंचे और देखा कि मिस्त्री और दोनों लोग गायब हैं। घबराकर उन्होंने हापा में रेलवे पुलिस को सूचना दे दी और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। कुछ ही घंटों बाद बुधवार की सुबह मिस्त्री का शव जामनगर शहर के पास गुलाब नगर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे मिला। हालांकि हमला बुधवार की सुबह हुआ था, लेकिन अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। गुरुवार तक पुलिस ने हाजी अयूब कचिया को गिरफ्तार कर लिया था। इंस्पेक्टर भारती वेगड़ा ने घटनाक्रम की पुष्टि की और हमले को क्रूर बताया। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं वी केयर फिल्मोत्सव के बारे में। विकलांग व्यक्तियों के जीवन और आकांक्षाओं की दिलचस्प कहानियों के कुछ रुचिकर आयाम प्रस्तुत करने के लिए भारत में संयुक्त राष्ट्र ने 14-15 मई 2025 को यूएन हाउस में वी केयर नामक फिल्मोत्सव का आयोजन किया था। यूनेस्को, ब्रदरहुड और साथ ही अन्य साझेदारों के साथ मिलकर आयोजित किए गए इस फिल्मोत्सव में दुनिया भर से आई भावपूर्ण कहानियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। दोस्तों, वी केयर फिल्मोत्सव में स्टैंड अप कॉमेडियन और विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता निधि गोयल ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं कहानियों पर विश्वास करती हूँ। जितनी कहानियों में आप विकलांगता को देखेंगे, उतनी ही आपकी समझ बदलेगी, और अगर ये सोच हंसते हंसते बदल जाए तो इसमें बुराई ही क्या है। इस साल के 20वें वी केयर फिल्मोत्सव में भी कुछ ऐसा ही भाव प्रतिबिंबित हो रहा था। फिल्मोत्सव में स्कूली बच्चों, युवाजन, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वयं विकलांग जन सहित 250 से भी अधिक दर्शकों ने एक साथ बैठकर वो कहानियां देखी जो अक्सर फिल्मी पर्दे से नदारद होती हैं। 20 वर्षों से ब्रदरहुड संस्था और भारत में संयुक्त राष्ट्र मिलकर ये फिल्मोत्सव आयोजित कर रहे हैं। इस वर्ष ईरान, रूस, अर्जेंटीना, इजराइल और पोलैंड जैसे देशों से 200 से भी अधिक फिल्में इस महोत्सव में दिखाई गई। गहन चयन प्रक्रिया के बाद 3 श्रेणियों के लिए 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का चुनाव भी किया गया। इनमें भारत की श्रीकांत और रब्दी आवाज शामिल थे। दोस्तों, फिल्मोत्सव के दौरान गोवा के गुरप्रसाद पावस्कर ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि वी केयर का अगला संस्करण अब अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फिल्म महोत्सव के साथ साझेदारी में गोवा में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं बॉलीवुड से। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने अपनी आगामी फिल्म तन्वी द ग्रेट, जो कि एक ऑटिस्टिक लड़की पर आधारित है, इसका कांस फेस्टिवल में प्रीमियर किया। इसके लिए उन्होंने अपने हार्दिक आभार भी व्यक्त और कहा कि उनका अनुभव शानदार रहा। वो एक अभिनेता या निर्देशक के रूप में एक फिल्म के साथ लौटने के लिए उत्सुक है।
अनुपम ने पल्लवी जोशी, बमन ईरानी और नवोदित शुभांगी दत्त के साथ एक वीडियो साझा किया। दोस्तों, भारत में भी इस अनोखी फिल्म का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अनुपम खेर की इस नवीनतम निर्देशित फिल्म तन्वी द ग्रेट में ऑटिज्म को विकलांगता के बजाय महाशक्ति के रूप में दिखाया गया है। ये 21 वर्षीय तन्वी रैना की कहानी है, जो कि ऑटिज्म से पीड़ित है और अपने दिवंगत भारतीय सेना अधिकारी पिता के अधूरे सपने को पूरा करती है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में खड़े होकर भारतीय ध्वज को सलामी देना। सेना में ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के खिलाफ सामाजिक प्रतिरोध और संस्थागत बाधाओं के बावजूद वो इस मिशन को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होती हैं। दोस्तों, अब समय हो चुका है टेक न्यूज का। सुनते हैं टेक न्यूज में गूगल क्रोम के बारे में। गूगल क्रोम अब हो गया है और भी आसान। अब पढ़कर गूगल क्रोम आपको सुना सकता है पीडीएफ और जूम का तरीका भी इसने बदल दिया है। गूगल क्रोम ब्राउजर इस्तेमाल करने वालों के लिए ये खुशखबरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें देखने में परेशानी होती है। गूगल ने कुछ ऐसे फीचर्स जोड़े हैं जो क्रोम को इस्तेमाल करने में और भी आसान बना देते हैं। ये बदलाव ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे यानी वैश्विक सुलभता जागरूकता दिवस के मौके पर किए गए हैं। आइए आपको इनके बारे में बताएं। पहला बदलाव उन लोगों के लिए है जो कंप्यूटर पर क्रोम इस्तेमाल करते हैं, स्कैन किए हुए पीडीएफ खोलते हैं। वहीं दूसरा बदलाव एंड्रॉइड पर क्रोम इस्तेमाल करने वालों के लिए है, जिससे कि पेज को जूम करने का तरीका कंप्यूटर जैसा ही हो गया है। बीटा टेस्टिंग के बाद क्रोम का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन यानी OCR टूल अब सभी के लिए जारी कर दिया गया है। ये टूल स्कैन किए हुए पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स में अपने आप टेक्स्ट को पहचान लेगा, जिससे कि आप उस टेक्स्ट को आसानी से हाईलाइट, कॉपी और सर्च कर पाएंगे, जैसे किसी भी आम वेब पेज पर आप कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि स्क्रीन रीडर भी ऐसे स्कैन किए हुए पीडीएफ के टेक्स्ट को आसानी से पढ़कर सुना सकेंगे। कंप्यूटर पर गूगल क्रोम में पेज जूम करने पर सिर्फ टेक्स्ट का साइज बढ़ता है, पेज का लेआउट बदलता नहीं। लेकिन एंड्रॉइड ऐप में जूम करने पर पूरा पेज बड़ा हो जाता था, जिससे कि पढ़ना मुश्किल हो जाता था। अब गूगल ने इस समस्या को ठीक कर दिया है और एंड्रॉइड के क्रोम में भी अब पेज जूम फीचर आ गया है, जो बिल्कुल कंप्यूटर की तरह ही काम करेगा। इससे सिर्फ टेक्स्ट का साइज बड़ा होगा, पेज का लेआउट बड़ा नहीं होगा। ये फीचर्स धीरे धीरे सभी यूजर्स के लिए जारी किए जा रहे हैं। आप इसे आजमाने के लिए गूगल क्रोम के ऊपर दाएं कोने में 3 डॉट्स वाले मेन्यू पर टैप कर सकते हैं और फिर टेक्स्ट का साइज कितना बढ़ाना है वो चुन सकते हैं। दोस्तों, खबर सुनते हैं नई दिल्ली से। यहाँ पर सरकार ने बृहस्पतिवार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से चलने वाला एक चैटबॉट शुरू किया है, जिसके जरिए दिव्यांग व्यक्तियों तक सरकारी योजनाओं और पहलों के बारे में आवश्यक जानकारी पहुंच पाए। सर्वम AI के सहयोग से बनाया गया ये चैटबॉट व्हाट्सएप के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दिव्यांग व्यक्ति सशक्तिकरण विभाग ने वैश्विक सुलभता जागरूकता दिवस के मौके पर ये चैटबॉट लॉन्च किया। DPWD सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि सुलभता और समावेशन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। जीवन के 3 आवश्यक पहलुओं जीवन, शिक्षा और आजीविका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिव्यांगजन को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। दोस्तों नमस्कार, फिर से एक बार आपका स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। अभी तक हम सुनते आ रहे हैं देश और दुनिया से जुड़ी, विकलांगता जगत से आ रही लेटेस्ट खबरें, जॉब अपडेट्स और टेक्नोलॉजी अपडेट्स भी। लेकिन अब प्रोग्राम में समय हो चुका है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से आ रही सोशल मीडिया अपडेट्स सुनने का। दोस्तों, इन अपडेट्स के माध्यम से डिपार्टमेंट लगातार कोशिश करते हैं कि अलग अलग योजनाओं के बारे में आप तक सही ऑथेंटिक जानकारी पहुंच सके, विद्यार्थियों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। साथ ही साथ डिपार्टमेंट पूरी कोशिश करते हैं कि विकलांगता जगत से जुड़े सभी दिनों को भी इसमें हाईलाइट किया जाए, इनके उपलक्ष्य में रखे गए कार्यक्रमों पर भी अपडेट्स दी जाएं। साथ ही डिपार्टमेंट खुद भी कई प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं जिनकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से वे पोस्ट करते रहते हैं।
साथ ही कई बार हम ये देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऐसे दिव्यांग जनों की उपलब्धियों पर गर्व से पोस्ट शेयर करते हैं जिन्होंने असाधारण परिस्थितियों में अपने लक्ष्य को पाकर दिखाया है। तो दोस्तों, ऐसी ही अलग अलग जानकारी से जुड़ी अलग अलग पोस्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो पिछले हफ्ते से डिपार्टमेंट अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर जगह जगह शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, 15 मई को वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस पर डिपार्टमेंट ने पोस्ट साझा करके लिखा था, वैश्विक सुगम्यता दिवस का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल पहुंच और समावेशन के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। आज वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस पर आइए हम एक ऐसे समाज के निर्माण की तरफ अग्रसर हों जहां प्रत्येक दिव्यांगजन बिना किसी रुकावट के शिक्षा, रोजगार, परिवहन, डिजिटल सेवाओं और सार्वजनिक स्थलों तक अपनी पहुंच बना सके। समान अवसर, आत्मनिर्भरता और गरिमा की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए मिलकर सुनिश्चित करें कि हम सबकी दुनिया हर किसी के लिए सुगम्य हो। दोस्तों, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम भी मनाया गया जिसके अपडेट्स डिपार्टमेंट अपने वेबसाइट पर साझा करते हैं और लिखते हैं, वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस GAAD पर आज दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग MSJE, SBI फाउंडेशन, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड NAB, दिल्ली के सहयोग से समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत और मिशन एक्सेसिबिलिटी द्वारा इसका समर्थन भी किया गया। सचिव श्री राजेश अग्रवाल DPWD ने इस बात पर जोर दिया कि दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता और समावेशन एक सामूहिक जिम्मेदारी है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग MSJE ने आई फॉर ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, निपमन फाउंडेशन और यंग लीडर्स फॉर एक्टिव सिटीजनशिप तथा रैम्प माई सिटी फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, इस समय की कई तस्वीरें डिपार्टमेंट ने अपने सोशल मीडिया पर साझा की हैं, जिसमें के मान्यवर गण इस MOU पर हस्ताक्षर करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट जानकारी साझा करते हैं दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के नामांकन के बारे में। दिव्यांग जनों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2025, आपका हुनर, आपका सहारा अब गूंजेगा पूरे भारत में। अपने हौसले और संघर्ष की कहानी को बनाए देश के लिए प्रेरणा। याद रखें कि राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के लिए 15 मई से लेकर 15 जुलाई तक आवेदन किया जा सकेगा। ये एक ऐसा मंच है जहां आपके जज्बे को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान। दोस्तों, आप अपना आवेदन या नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in पर करें। याद रहे www.awards.gov.in। यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये तिथि रहेगी 15 मई से 15 जुलाई के बीच। दोस्तों, इसके बाद अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं, वे सपने देखते हैं, वे प्रयास करते हैं और वे चमकते हैं। हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी CWSN वे सच्चे नायक होते हैं जो चुनौतियों को जीत में बदल देते हैं। असमान छूते उत्तीर्ण प्रतिशत और अजेय भावना के साथ उन्होंने साबित कर दिखाया है कि जब जुनून आगे बढ़ता है तो कोई भी बाधा नहीं होती। विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग MSJE को हर CWSN उपलब्धि पर गर्व है। दोस्तों, इसी के साथ CBSE के कुछ रिजल्ट्स भी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने साझा किए हैं, जिसमें के क्लास 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के मार्क्स दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये तो था आज का DEPWD सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन और साथ ही साथ यही खत्म होता है आज का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स भी। दोस्तों, आशा है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से जो भी जानकारी आप तक आ रही है उससे आपको कोई ना कोई अपडेट्स ऐसे जरूर मिल रहे हैं जिनसे आपको लाभ हो रहा हो या फिर आप जिन्हें अपने करीबी लोगों के साथ शेयर कर पा रहे हो। उम्मीद है कि रेडियो उड़ान की सभी कोशिशें तथा डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी, डिसेबिलिटी जगत के बारे में जानकारी प्राप्त करने से आपके जीवन में कुछ बदलाव जरूर आ रहे होंगे। दोस्तों, इसीलिए आपसे अनुरोध भी है कि
आपके भी प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स से इस सेक्शन से जुड़े विचार आप हमसे साझा करें, ताकि हमारे ये प्रयास सही दिशा में अग्रसर रहे और हमारा और आपका ये रिश्ता बना रहे, फलता फूलता रहे। इसी आशा के साथ मैं आरजे गौरी और प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आपसे विदा लेते हैं। लेकिन जाते जाते सुनते जाइए आज की शो की हेडलाइंस फिर से एक बार। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एक्सेसिबिलिटी के लिए दिशा निर्देश जल्दी जारी करें। लेंगे वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस यानी कि ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी डे के पर्व पर किए गए कार्यक्रमों पर एक जायजा। रेलवे दिव्यांग यात्रियों के लिए किराए में दे रहा है भारी छूट। एनसीईआरटी में शामिल हुई अनुभव की कविता मां, बिहार के दिव्यांग ने दूरदृष्टिता से बनाई अलग पहचान। सफदरजंग अस्पताल में बच्चों के लिए नई डायलिसिस मशीनें, किडनी रोगों का इलाज अब और होगा बेहतर। यूपी में शिक्षा की नई पहल, अब दिव्यांग और सामान्य बच्चे एक साथ ही एक स्कूल में पढ़ेंगे। जेएनयू में दिव्यांग छात्रों पर कुत्तों के बढ़ते हमलों पर मिला नोटिस। न तो वो आतंकवादी है, न ही ड्रग माफिया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के साथ सुनेंगे पूजा खेड़कर केस पर एक अपडेट। गुजरात में विकलांग कोच में घुसपैठियों से भिड़ने के बाद शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति की हत्या, 2 गिरफ्तार। वी केयर फिल्मोत्सव में बताई गई विकलांगता और समावेशन की कहानी। अनुपम खेर ने कहा कि कांस में तन्वी द ग्रेट को प्यार मिला और गर्मजोशी से मिला स्वागत। टेक न्यूज में सुनेंगे गूगल क्रोम के बारे में। सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता के लिए